सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज पद्यखंड के अंतर्गत अध्याय 3 सेनापति। सेनापति की कविता हमने पढ़ी ऋतु वर्णन, और ऋतु वर्णन के अंतर्गत हमने 4 ऋतुओं का जो कवि ने वर्णन किया था उसके बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सावन के महीने में वर्षा ऋतु का प्रभाव, ठीक है, और शीत ऋतु, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और इसके कुछ प्रश्नोत्तर जो कि आपको करने के लिए भी मैंने कहा था, तो प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आप लोगों को मैंने करने के लिए दिए थे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न संख्या 6 तक आपने ज़रूर कर लिए होंगे, और आज हम करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, मतलब प्रश्न 7 से 9 तक लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? तो जब आपको पाठ पढ़ाया गया था उस समय भी बताया गया था, चतुरंग दल से सेनापति, चतुरंग दल से वैसे जो तात्पर्य वह तो है चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना जिसमें अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और पैदल सेना ये होते। और यहाँ पर सेनापति का तात्पर्य चतुरंगिणी दल से क्या है कि सेनापति के चतुरंगिणी दल में पेड़ों पर लगने वाले फूल, पौधों पर खिलने वाली कलियाँ, ठीक है, बंदीजन जो भौरे इत्यादि हैं, वे सब क्या है, वे उनकी चतुरंगिणी सेना है, ठीक है। सॉरी, भौरे नहीं, जो पेड़ पौधे वन उपवन में खिलने वाले जो कलियाँ हैं, फूल हैं, ये ही सेनापति की चतुरंगिणी सेना है। तो चलिए हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है। अब हम उत्तर लिखते हैं, चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? चतुरंग दल से तात्पर्य, ये पहले मैं आपको इसका सामान्य अर्थ बता रही हूँ, ठीक है, कि चतुरंग दल का सामान्य क्या अर्थ है। तात्पर्य चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी सेना से है जिसमें गज सेना अर्थात हाथियों की सेना, ठीक है, हाथी सेना, गज सेना, अश्व सेना अर्थात जिसमें घोड़े शामिल होते हैं, ठीक है, अश्व सेना, रथी सेना जिसमें रथ सवार हों, ठीक है, रथी सेना और पैदल सेना। पैदल सैनिकों की जो सेना होती है वह होती है पैदल सेना। पैदल सेना शामिल होती है। यहाँ मतलब पंक्ति में, ठीक है, कविता में, यहाँ
यहाँ चतुरंग दल से सेनापति का तात्पर्य यहाँ चतुरंग दल से सेनापति का तात्पर्य वसंत ऋतु में वन उपवन में पेड़ पौधों लताओं आदि पर खिलने वाली कलियों और सुगंधित और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से है। तो ये है प्रश्न 7 का उत्तर। क्या उत्तर है पढ़ लेते हैं कि चतुरंग दल से तात्पर्य चतुरंगिणी सेना से है, जिसमें गज सेना, अश्व सेना, रथी सेना और पैदल सेना शामिल होती है। यहाँ चतुरंग दल से सेनापति का तात्पर्य वसंत ऋतु में वन उपवन में पेड़ पौधों लताओं आदि पर खिलने वाली कलियों और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से है। तो ये है आपकी प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है? तो चलिए इसका उत्तर भी हम लिख लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर हम लिख लेते हैं। सावन के महीने में वर्षा की ठंडी बूंदें जब नायिका के तन पर पड़ती है तो अपने प्रिय के प्रति प्रियतम के प्रति उसके हृदय में
काम के प्रभाव से प्रेम भावना जागृत होती है। परंतु सावन में प्रियतम के वियोग के कारण नायिका दुखी हो जाती है। इस प्रकार कामदेव नायिका को परेशान कर रहा है। ठीक है, यह है उत्तर हमारे प्रश्न संख्या 8 का कि सावन के महीने में वर्षा की ठंडी बूंदें जब नायिका के तन पर पड़ती हैं तो अपने प्रियतम के प्रति उसके हृदय में काम के प्रभाव से प्रेम भावना जागृत होती है। परंतु सावन में प्रियतम के वियोग के कारण, वियोग मतलब बिछड़ना, ठीक है, प्रियतम के वियोग के कारण नायिका दुखी हो जाती है। इस प्रकार कामदेव नायिका को परेशान कर रहा है, मतलब वह सावन के महीने में अपने पति से मिल नहीं पाती है और इस प्रकार उसे लगता है कि अब उसे कामदेव परेशान कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? तो ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो जाती है? बादलों में पानी नहीं रहता है, बादल पूरे खाली हो जाते हैं, बदरंग से लगने लगते हैं और इसके साथ ही हवा में जो नमी होती है वह भी समाप्त हो जाती है। हवा की नमी समाप्त होने के कारण हवा भी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? तो अब हम इसका उत्तर भी लिख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बादल खाली होते हैं, खाली हो गए हैं
वे बदरंग हो गए हैं। मतलब कि अब उनमें पानी नहीं रहा है बादलों में, तो वे कैसे हो गए हैं? वे बदरंग हो गए हैं। बदरंग मतलब जिनमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है, ठीक है, धुंधले से दिखाई देने लगे हैं। वे बदरंग हो गए हैं और बदरंग हो गए हैं। फिर साथ में लिखिए, भीषण गर्मी के कारण भीषण गर्मी के कारण क्या हुआ है हवा के साथ में कि हवा भी नमी रहित हो गई है, ठीक है। गर्मी के कारण हवा में नमी न रहने के कारण हवा भी गर्म हो गई है। तो देखिए, ये है उत्तर आपके प्रश्न संख्या 9 का, जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? तो ग्रीष्म ऋतु में बादल खाली हो गए हैं, वे बदरंग हो गए हैं। भीषण गर्मी के कारण हवा में नमी न रहने के कारण हवा भी गर्म हो गई है, ठीक है। इसमें देखिए, कारण शब्द जो है 2 बार लैंग्वेज में ठीक नहीं लगता है, इसलिए आप यहाँ पर ये लिखिए, हवा में नमी न रहने से, हवा में नमी न रहने से हवा भी गर्म हो गई है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज थोड़ी ठीक लग रही है। तो बच्चों, ये आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। और इसी के साथ में देखिए, अब निबंधात्मक प्रश्न जो है, क्योंकि थोड़े बड़े हैं, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है? तो ये जो पाठ परिचय दिया गया था और कवि परिचय दिया गया था, इसी में स्पष्ट हो गया है कि सेनापति का ऋतु वर्णन अनोखा क्यों है। यहाँ पर बताया गया है कि सेनापति रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं, ठीक है। तो वे रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में से एक हैं, और रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं वे पूरी जो काव्य रचना की परंपराएं होती है उन सब का पालन करते हैं। तो सेनापति ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने अपने काव्य में छंद, अलंकार आदि का विशेष रूप से ध्यान रखा है। अधिकतर उनके जो ग्रंथ माने जाते हैं काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माने जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने जिन 4 ऋतुओं का वर्णन किया है, तो इन 4 ऋतुओं में भी सेनापति ने श्लेष अलंकार का चमत्कार उत्पन्न किया है, मानवीकरण अलंकार का चमत्कार उत्पन्न किया है। और इसी कारण से श्लेष अलंकार के चमत्कार के कारण ही सेनापति का ऋतु वर्णन अनोखा बन गया है। सेनापति ने कभी किसी अन्य कवि का अनुसरण नहीं किया है, ठीक है। वे ये हम जानते हैं कि वे श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। इसके साथ ही उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में रस का प्रयोग जितना हृदय स्पर्शी किया गया है, उतना ही उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता भी हमें देखने के लिए मिलती है। उन्होंने उनके काव्य रचनाओं में भाषा की शुद्धता, परिमार्जित भाषा का प्रयोग और उनके भाव गांभीर्य जो हैं, वह उनके काव्य की विशेषता है जो उनको अन्य कवियों से अलग करती है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर है, तो जिसको हम करेंगे। पर बच्चों क्योंकि आज हमने लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर कर लिए हैं पूरे, तो हम निबंधात्मक प्रश्न क्योंकि पूरे तो कर नहीं पाएंगे इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में हम निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। सारे प्रश्नोत्तर आप अपनी नोटबुक में समय पर पूरे कर लीजिए और जितना हो सके कोशिश कीजिए कि पीछे जो आपको पाठ पढ़ाए गए हैं इनसे पहले उनका भी आप रिवीजन करते रहें, साथ के साथ प्रश्नोत्तर पढ़ते रहें ताकि वो भी आपको याद रहे। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।